ओके स्टार्ट। स्टार्ट करें। हाँ हाँ। पार्थ नहीं आ रहा। 1 मिनट पूछ लेता हूँ, 1 सेकंड बस। अच्छा ठीक है। ये उसने बोला, तूने बोला था ना कि पार्थ भी आएगा, तो मैंने ठीक है। ओके ब्रो, ओके। अगर डाउट होगा तो चैट पे लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं। तब तुम्हें ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ कि तुम साथ साथ देख लेना कैसे हो रहा है, ठीक है। मनीष, ठीक है। मैंने तुम्हें पीडीएफ भेज दी है। मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, तुम वहां पे देख सकते हो इजीली। हाँ भाई, तू स्टार्ट कर दे, वो नहीं आ पाएगा। रिकॉर्डिंग देखेगा कह रहा है वो। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ ताकि दूसरों की भी हेल्प। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ भाई। ऑडियो क्लियर है मेरी, और ये पीडीएफ दिख रही है ना तुम्हें। हाँ बिल्कुल क्लियर है। इस रिलेशन का सबसे पहले मतलब ये होता है कि जो अपने रिलेशन को दोबारा बुलाए, रिलेशन को दोबारा कॉल करता है। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने कहा है, रिकरेंस रिलेशन फॉर अ सीक्वेंस। अब रिकरेंस रिलेशन जो है एक सीक्वेंस में होगा, तभी हम उसका रिलेशन निकाल पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है एक्चुअल में। तो जब लिखा हुआ है जैसे कि रिकरेंस रिलेशन फॉर अ A1, A0, A2 इज अ फॉर्मूला इक्वेशन दैट रिलेट्स टू ईच टर्म ऑफ AN। मतलब हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जो कि A की पावर, A की जो सबस्क्रिप्ट है वो N में हो, उसमें कुछ एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जिससे कि जो हमारी सारी सीक्वेंस है ना वो हमें मिल जाए। हर एक सीक्वेंस मिल जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है 3 लिया, 8 लिया, 13 लिया, 18 लिया, 23 लिया। अब इसमें हमें क्या ही है, लेकिन अगर बाकी वैल्यू के लिए अगर हमें चाहिए हो कि हमें जनरल फॉर्मूला दो कोई, हमने मान लिया A1 है, A2 हमारा 2 है, A3 हमारा 13 है, लेकिन उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है कि हर एक वैल्यू के लिए निकल जाए। ऐसे तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा, तो इनफाइनाइट तक हम इसको लेके क्यों जाए। हमें एक जनरल फॉर्मूला चल जाए कि हम इतना, अगर पूरी वैल्यू लिखने से अच्छा है कि हम एक जनरल फॉर्मूला लिख दें जिससे कि हर एक 1 के लिए वैल्यू निकल गई, 2 रखा तो 2 के लिए वैल्यू निकल गई, 3 रखा तो 3 के लिए वैल्यू निकल गई। तो हमने यहाँ क्या किया, A1 हमें पता था 3 है, और अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है सीक्वेंस में। सीक्वेंस में वैल्यू बढ़ रही है कब कब, जब 5 का डिफरेंस आ रहा है। 3 से 8 हो रही है, 8 से 13 हो रही है, 13 से 18 हो रही है, फिर 18 से 23 हो रही है। तो हमें इसमें एक पर्टिकुलर डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि जो वैल्यू है वो 5 से इंक्रीमेंट हो रही है। तो जो हमारी AN है, जो कि हमारा जनरल फॉर्मूला बनने वाला है, उसमें हम क्या करेंगे, क्या कि AN जो है वो बराबर होगा किसके, AN-1 प्लस में 5। मतलब जो दूसरी वैल्यू है वो पहली वैल्यू तो अचीव करेगा करेगा, प्लस में 5 करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ AN बराबर में AN-1 प्लस में 5 जैसे लिखा है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 3 प्लस 5। अब यहाँ पे 3 जो है वो AN-1 हमारा बन गया। और जब कर रहा है जैसे कि हमने 8 लिखना था, तो हमने क्या किया, 3 प्लस 5 बोला तो 3 दोबारा कॉल हो गया यहाँ पे। जब हमने 13 लिखा तो 8 प्लस 5 बोला तो 8 दोबारा कॉल हो रहे हैं यहाँ पे। जब हमने 13 प्लस 5 बोला तो 13 दोबारा कॉल हो रहे हैं यहाँ पे। जब 18 प्लस 5 बोला 23 आया तो 18 दोबारा कॉल हो रहे हैं। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि रिकरेंस रिलेशन काम कैसे कर रहा है। और रिकरेंस रिलेशन की डेफिनेशन से हमें यही पता चलता है कि हम दोबारा कॉल करते हैं उसी वैल्यू को जो हमने पहले भी ले रखी है। 3 को हमने पहले लिया, 3 को दोबारा कॉल किया जब हमें A2 चाहिए था। जब A3 चाहिए था तो A2 को कॉल किया। जब A4 चाहिए था तो A3 को दोबारा कॉल किया। फिर A5 चाहिए था तो A4 को कॉल किया। सिमिलरली नीचे भी एक और दे रखा है, 3, 7, 11, 15, 19। इसमें हमें दिख रहा है 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो हमने AN के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया और उसकी एक लिमिट बता दी कि ये 2 से शुरू होगा तो वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, क्योंकि 1 के लिए तो हमने देख ली, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट तक जाए तो ये उतने बन सकते हैं, क्योंकि 19 के बाद 23 भी आएगा, 23 के बाद 27, 27 के बाद 31। लेकिन हम इसको पूरा क्यों लिखे, हमें कोई एक जनरल फॉर्मूला मिल जाए जिससे कि हम इसकी निकालो, तो हम 27 तक लिखते थोड़ी जाएंगे कि 27वां टर्म क्या होगा।
हम ए एन में रख देंगे, हम इजिली मिल जाएगी। तो ये होता है रिकरेंस रिलेशन, इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल थे ये। तो इसमें किसी का डाउट है तो बताओ। क्लियर है भाई। एपी की तरह है यार, थोड़ा थोड़ा। एपी की तरह है लेकिन एपी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें हाँ ऐसा एपी भी नहीं है। है हाँ, लेकिन। हाँ। एपी की तरह है ये बोल सकते हैं, लेकिन अभी हमने वैसे क्वेश्चंस देखे जो कि इसको डिफाइन करते हो अच्छी से। ठीक है, अभी वो भी आएगा जो AP को फॉलो नहीं करेगा। तो एपी नहीं है लेकिन एपी की तरह है, सिमिलर है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन इसने बोला, अब इसने बोला हमें फाइंड सीक्वेंस बाय द रिकर्सिव फॉर्मूला। अब इसने हमें A1 दे 5 है और एक जनरल फॉर्मूला दे दिया। अब उसने पूछा है अगर हम n की वैल्यू 2 से लेके 6 तक जाए तो हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी। एन बराबर में 2 a n-1 था। अब n की जगह पे वैल्यू हम वेरी कर चेंज कर रहे हैं। जैसे ही मैं n की जगह पे 2 रखूंगा तो मुझे a2 मिल जाएगा। तो a2 के लिए मैंने क्या किया, a2 बराबर में a, फिर n की जगह 2 रखा, फिर -1 किया। तो इससे मुझे क्या मिल गया कि a2 बराबर में a2 - 1 बराबर में 2a1। अब देख a1 यहाँ पर आया, a1 को दोबारा कॉल करा जा रहा है यहाँ पे, और a1 की जगह वैल्यू मैंने 5 रखी तो मेरे को वैल्यू मिल गई a2 की 10। जब मैंने A3 को बुलाया तो A3 क्या कर रहा है, 3 - 1 करके A2 को कॉल कर रहा है। फिर 2 A2 की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है, क्योंकि A2 की वैल्यू 10 आई थी। जब हमने A2 की जगह 10 रखा तो ये 20 आ गया। ऐसे ही हम A6 पे अगर जाएंगे तो A6 क्या होगा, 2 A6 - 1। अब इसमें 2 तो वेरी वेरी करेगा नहीं, क्योंकि 2 तो सब में कांस्टेंट है, सेम है। तो A6 - 1 A5 आ गया। अब A5 की वैल्यू हमें पता होगी, जब सीक्वेंस से 3 निकाला, 4 निकाला, 5 निकाला, वैसे 6 के लिए क्या होगा, A5 आ जाएगा। अब A5 की वैल्यू कितनी, तो 2 को 80 से करेंगे तो 160 आ जाएगा। ऐसे हमारा सीक्वेंस बन जाएगा, जहां तक वो पूछ रहा है वहां तक हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं, अगर हमें रिकर्सिव फॉर्मूला दिया होगा। तो रिकर्सिव फॉर्मूले का मतलब यही है कि हमें एक जनरल फॉर्मूला दो जिसमें हम वैल्यू पुट करके इजीली आराम से निकाल सके कोई भी वैल्यू। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया, सो द सीक्वेंस इज 5 10 20 40 80 और ये 160। अब यहाँ पे एपी नहीं बनी है, यहाँ पे जीबी बनी है। जीबी भी पड़ा होगा, तो वो बनी है यहाँ पे। हाँ भाई पढ़ा है। जैसे कि हाँ, ठीक तो है ठीक है। इसमें इसमें वो बन रही है। ठीक है, अब जैसे कि फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल के लिए पूछ रहा है, सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पे देख हमें कि वी नो दैट कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो हमारा 1 होता है। ऐसे ही अगर 1 फैक्टोरियल को बोला जाए तो वो 1 × 0 फैक्टोरियल हम बोल सकते हैं। मतलब एक पहला नंबर और फिर दो पीछे वाला था उसको दोबारा कॉल कर दिया, तो फिर 0 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को हम कॉल करना है, तो 2 फैक्टोरियल को हमने करा 2 × 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमने 1 को दोबारा कॉल कर लिया। जैसे हमने 3 फैक्टोरियल लिया तो 3 फैक्टोरियल में हम क्या कर रहे हैं, एक तो पर्टिकुलर वो नंबर आ ही रहा है, साथ में 2 फैक्टोरियल मतलब पीछे वाले को मैंने दोबारा कॉल करा। ठीक है, फिर 4 फैक्टोरियल की क्या करा, 4 × 3 फैक्टोरियल मतलब इस वाले को दोबारा कॉल किया मैंने। तब इसमें तो वो खुद वैल्यू आ रही है और पीछे वाली वैल्यू को वो दोबारा कॉल कर रहे हैं। तो सो व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल की बात करेंगे तो क्या होगा, पहले तो खुद अपना नंबर आएगा। 4 का फैक्टोरियल देख रहे हैं तो 4 और 3 आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है। तो ऐसे एन का देखेंगे तो एन इंटू में n - 1 फैक्टोरियल देगा, क्योंकि जो इसी सीरीज की तरह चल रहा है। जैसे कि हमने इस वाले में देखा नंबर्स वाले में, वैसे ही हमने एक्स एन इन सब में देख लिया। तो एन फैक्टोरियल का ये हमें n वो इंटू पता, n - 1 वाला ये रिकर्सिव फॉर्मूला है जनरल इसका। ऐसी फॉर्मूला है। लेकिन इसमें दो ठीक केस है। आते हैं। दो केस क्या है कि जब हमारे एन की वैल्यू ही 0 होगी तो फैक्टोरियल है वो कभी माइनस में वैल्यू नहीं देता। कोई भी ऑर्डर है, किसी भी ऑर्डर में लगाना है तो वो माइनस में तो नहीं लग सकती, तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसीलिए जब हमारे फैक्टोरियल को जो भी करते हैं हम 1 मानते हैं, क्योंकि 1 से कम नहीं हो सकता। किसी के भी ऑर्डर करना 0 0 में ऑर्डर करना उसका कोई मतलब सेंस नहीं होता। इसलिए एन फैक्टोरियल जब हमारे एन की वैल्यू 0 होती है तो वो हमेशा 1 देता है। लेकिन एन अगर 0 से बड़ी है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला बना एन इंटू में n - 1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, द हिंस द फैक्टोरियल डिस्क्राइब एज द रिकर्सिव फॉर्मूला इज 0 फैक्टोरियल बराबर 1 एंड n फैक्टोरियल बराबर है n इंटू n - 1 फैक्टोरियल, जब हमारा n जो है वो 0 से बड़ा होगा। नेगेटिव के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए उसकी बात ही नहीं कही है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक और है, फाइंड द रिकर्सिव रिलेशन। अब हमें यहाँ रिलेशन बताना है। पहले हमें दोनों जो भी हमने किए उसमें हमें पता था तो हमने सीक्वेंस निकाला। अब यहाँ सीक्वेंस दिया है तो हमें अब फॉर्मूला निकालना है। तो इसमें क्या है, A1 और A2
उसी फॉर्मूले में हमें A1 और A2 जो है वो बिल्कुल सेम है, A1 भी बराबर है, A2 भी बराबर है, दोनों बराबर है। पर्टिकुलर वैल्यू रख के देखेंगे, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जब हमारे में क्यूब वाले में इक्वेशन आती है तो हम एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, देन फिर उसके बाद डिवीजन मेथड लगाते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है। सेम यहाँ पे वैसे ही करना है, जब हमें पता है कि A1 और A2 बराबर है तो हमें देखनी है। जैसे कि मैंने 0 रखा तो 0 पर नहीं आई थी, फिर मैंने -1 रखा उस पर भी नहीं आई, लेकिन मैंने 1 रखा, अभी एक इक्वेशन मिली मेरे को, जनरल इक्वेशन मिली, तो उससे मेरे को क्या पता चला, ये तो इक्वेशन अगर हमें दिख रही है तो अगर हमने बना के सीरीज पढ़ी है तो उससे हमें ये खुद पता चल जाएगा सीरीज में क्या होता है। तो जनरल फॉर्मूला में भी क्या हुआ, ए की पावर n-1 प्लस में ए की पावर n-2, इन दोनों को जब हमने लिया, वैल्यू हम रखेंगे, वो इस सीक्वेंस को पूरा वेरीफाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं ए की जगह पे, अगर मैं A1 और A2 दोनों दे रखे हैं 1 के बराबर, अगर मैं यहाँ पे A1 जब हम वैल्यू रखेंगे तो वो वही वैल्यू आएगी जो हमारी पहली, A2 के लिए भी सेम वैल्यू आएगी। जब हम A3 के लिए रखेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आएगी, जो कि आनी भी चाहिए, क्योंकि ये A n-1 1 देगा, A n-2 ये भी 1 देगा, 1 + 1 2, तो ऐसे हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर के लिए हम यहाँ पे A4 कर देंगे, 4 - 1 3 होता है, 3 की जगह पे 2 है तो 2 रखेंगे, और फिर 4 - 2 मतलब 2, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। तो ऐसे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने जनरल फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है भाई। दिस विल गोना बी कांस्टेंट, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये कांस्टेंट रहे, इसके आगे हो सकता है 2an-2 भी हो, 2an-1 भी हो, जरूरी नहीं है कि यही हो। जैसे कि ये वैल्यू तो मैंने निकाली क्योंकि 3 4 बार चेक करी तो उससे मेरे को एक वैल्यू मिल गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैल्यू से ही हो, क्या पता ए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था तो इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने देखा +5 आ रहा है, इसमें +5 आया था, ये तो वैल्यू कोई अलग नहीं है, an-1 थी +5, यहाँ पे तो हमने कांस्टेंट लिया, लेकिन यहाँ पे हमें एक और फॉर्मूला लेना पड़ा an-2, तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो कांस्टेंट ही, वो कोई और भी फंक्शन हो सकता है जो कि रिलेशन खुद ही बुला रहा हो उसको। ठीक है, या वो हमें पता चलना चाहिए कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, कि हम इस वैल्यू को कहाँ तक रीच कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यू इसकी आ सकती है, सॉल्यूशन क्या क्या है। जैसे हमारे इक्वेशन होते हैं उसके सॉल्यूशंस आते हैं, कि अगर d बराबर में 0 है तो इसके 2 इक्वल रूट आएंगे, अगर d छोटा है या d बड़ा है तो क्या और रूट आएंगे, वैसे सॉल्यूशन निकलते हैं। सेम इसमें भी सॉल्यूशन निकलते हैं रिकर्सिव रिलेशन के। अब उसके रिलेशन को निकालने से पहले हमें 2 3 टर्म पता होने चाहिए। सबसे पहला होता है ऑर्डर, क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एग्जांपल। जैसे कि मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना रखा है, अब इस जनरल रिकर्सिव रिलेशन में हमें ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर क्या होता है ना, पहले तो 1 हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो गई और n-2 हमारी लोवेस्ट वैल्यू हो गई, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, वो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा, वो भी माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे क्या होगी, ऑर्डर होगी, कि उसके ऑर्डर क्या है, पर्टिकुलर जो रिलेशन है उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, सेकंड है हमारा डिग्री, व्हेन वी से डिग्री इज 1, जब हम लीनियर की, पता ही रहता है कि लीनियर की बात हो रही है तो पावर, लेकिन अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की तो हमारी पावर 2 भी होती है। ठीक है, अगर हम किसी और की तो n की क्यूब भी होता है, क्यूब में भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो हमें लीनियर पढ़ा रहा है, कि लीनियर में कैसे करोगे वो हमें बताना है, तो लीनियर की पावर तो हमेशा ही 1 होती है, द डिग्री हमेशा ही 1 रहेगी उसकी। ठीक है, अब रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 के साथ x रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। ठीक है, बेसिक में कोफिशिएंट बता रहा हूँ, ये बताना तो नहीं चाहिए बट ठीक है, 2 क्या है, इसका कोफिशिएंट है। सिमिलरली जब हम रिकर्सिव रिलेशन में आते हैं तो हमें ये पता है कि 2 और 5 जो है, ये भी क्या है, ये एक कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इट कैन बी अदर्स बट आवर सिलेबस ओनली फॉर देम, मतलब हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ कोफिशिएंट बताता है कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए, बाकी पॉलिनोमियल के लिए, इन सब के लिए अभी आगे आएगा। तो इसका सिलेबस जो हमारा रिकर्सिव रिलेशन का जो हमारा सिलेबस बोलता है, कि वो बोलता है कि कांस्टेंट के साथ लो, तो हमने कांस्टेंट के साथ क्या लिया, कोफिशिएंट जो हमारा 2 है, एक कोफिशिएंट हमारा 5 है, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे कोई और वैल्यू भी आ, जैसे जैसे n का स्क्वायर आ जाता,
एन आ जाता तो वो सारा कहाँ चला जाता, पॉलिनोमियल में चला जाता, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आते हैं दो तरह के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के दो तरह हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या, इक्वल टू जीरो आता है, इक्वल टू जीरो हम लेते हैं, ठीक है। जब हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो हम इक्वल टू जीरो नहीं लेते, उसके आगे कुछ वैल्यू होती है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसको हमें फिर सॉल्व करने का थोड़ा दूसरा केस होता है। बाकी सेम तो होता ही है, थोड़ा सा अलग होता है। पहला आता है होमोजीनियस रिकर्शन रिलेशन। अब इसमें क्या है ना कि सबसे पहले तो अगर हमने ये जान लिया कि होमोजीनियस रिकर्शन रिलेशन क्या है, तो हेट्रोजीनियस में हमें मूव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो होमोजीनियस को अच्छे से देख लेना, तो हेट्रोजीनियस तो इजीली हो जाएगा। बट वो मैं मानता हूँ कि हेट्रोजीनियस में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, क्योंकि उसमें भी केस है, तो केस में कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि पुट करो ए एन बराबर में आर एन, मतलब ए की जगह पे आर लिखो और सब स्क्रिप्ट को सुपर स्क्रिप्ट बना दो। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा ये कहता है मेक एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ आर। अब जब आर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, तो ये आर की फॉर्म में एक इक्वेशन भी बनाएगा। जो वो इक्वेशन बनेगी ना, उस इक्वेशन का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जब हम एक इक्वेशन हमारे पास है तो हमें ये पता है कि अगर इक्वेशन है तो उसके रूट्स भी बनेंगे, तो को बोला जाता है कैरेक्टर रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। फिर फोर्थ स्टेप हमारा कहता है कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ केस हैं कि अलग अलग वैल्यू हमारी, तो जब हम रूट्स निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारे सेम है। अगर सारे रूट डिफरेंट है तो हमारा आर वन आर टू आर थ्री नॉट इक्वल है। जब तीनों डिफरेंट इक्वेशन के रूट आए हैं, जब तीनों डिफरेंट रूट आते हैं तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमारा बनता है बी वन के साथ आर वन एन प्लस में बी आर टू एन प्लस में बी थ्री के साथ आर थ्री एन, ठीक है। जब हमारी बात आती है केस टू की, केस टू में क्या होता है आर वन और आर वन मतलब फिर आर की वैल्यू दो, मतलब दोनों सेम है। जब दोनों सेम होते हैं ना तो हमें आर वन को एक ही बार लिखना होता है एन की पावर में, और बाकी जो होता है ना बी वन एंड बी टू बी वन और बी टू यहाँ पे वो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है बी वन प्लस में एन बी टू, यहाँ पे एन आ गया। जब हमारी वैल्यू सेम रहेगी तो एक एन आया है। अगर मेरी आर वन आती जब हमारा क्यूब वाला इक्वेशन बनती है, अगर वो तीनों ही आती तो हमारा बी वन प्लस में एन बी टू प्लस में एन स्क्वायर आ जाता, मतलब एन की पावर बढ़ती जाएगी, एन की पावर जीरो, फिर एन की पावर वन, फिर एन की पावर टू, एन की पावर थ्री। जितनी बड़ी हमारी इक्वेशन होगी, वैसे तो तीन से ज्यादा ऊपर जाएगी नहीं, तो तीन तक में हमारे क्या होगा एन स्क्वायर तक एक्सीड कर सकता है अगर वैल्यू तीनों सेम है। अभी तो हमने दो लिए आर वन और आर वन, दो ही लिए, तो आर वन की पावर एन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तीसरी कंडीशन जब आती है, जब मैंने बोला कि मेरे पास सेम भी दो है और डिफरेंट भी दो है, तो क्या होगा, तो बिल्कुल सेम होगा देखो। जैसे कि अगर मैं इसको छोड़ दूं अभी इस लास्ट वाले को, तो इसमें क्या है बी वन प्लस में एन बी टू, उसकी पावर है आर की पावर पे एन मिस हो गया है, यहाँ पे एन लगा लेना, ठीक है। तो बी वन प्लस में एन बी टू आर एन की पावर आर वन की पावर एन हो जाएगी। तो ये तो सेम है, जैसे हमने सेकेंड अभी कंडीशन में देखा, ये उसी के लिए है। आर वन जब आर वन सेम होगा, आर टू और आर डिफरेंट है तो उसके लिए डिफरेंट वाला होगा, जो हमने फर्स्ट वाले में देखा कि सबके साथ अलग अलग लगेगा। बी वन के साथ आर वन अलग, बी टू के साथ आर टू अलग, बी थ्री के लिए आर आर थ्री के अलग। तो वैसे डिफरेंट के लिए तो सेम वही डिफरेंट होगा, बी थ्री के लिए आर टू एन और बी फोर के लिए आर थ्री एन, तो दोनों के लिए डिफरेंट हो गया, ठीक है। कंडीशन आती है फोर्थ, जब मैं बोलता हूँ कि तीन वैल्यू सेम है और एक वैल्यू अलग है, तो तुम्हें अगर ये दो दो केस आगे के समझ आ गए तो उससे ये दो केस और बना दिए गए हैं कि जब दो सेम होंगे तब क्या होगा, दो सेम होंगे दो डिफरेंट होगा तब क्या होगा, जब तीन सेम होंगे एक डिफरेंट होगा तो क्या होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब सेम होते हैं तो बी की पावर एन बी वन हो गया, फिर एन बी टू बी फोर हो जाता। तो तीन के लिए हमने बोला है क्योंकि तीन से ज्यादा इक्वेशन वैसे बनाने को मिलेंगे भी नहीं, आर वन के साथ एन रखे। फिर बी फोर जो है वो तो अलग है, क्योंकि उसने बोला है कि जो आर टू है वो अलग है। आर टू के लिए हमने बी फोर बनाया एक और नया कांस्टेंट, जिसको हमने आर टू के साथ रखा एन की पावर में। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास है ये वाला कि ए एन बराबर में हमें ए एन माइनस में टू ए एन माइनस टू और एन की पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है,
अब हमें ये करना है, इज अ कांस्टेंट ब्रो। बी जो है हमारा पर्टिकुलर कांस्टेंट है जो हम साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसकी कुछ वैल्यू आएगी जो कि उस इक्वेशन को पूरा बनाने के लिए हमें मदद करेगा। बी जो है एक कांस्टेंट है, बी हम सबके साथ ले रहे हैं क्योंकि बी एक कांस्टेंट है, ठीक है। कि हमें इक्वेशन बना रहे हैं, क्या उसमें हमें कुछ ऐड करने की जरूरत है, क्या कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, उसके लिए हम एक वैल्यू पहले से बी मान रहे हैं। एक जैसे कि हमारा पहला स्टेप मैंने जैसे क्या बताया था, ए की पावर एन जो है उसको आर की पावर एन में लिख दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ए की पावर एन माइनस वन, ए सब्सक्रिप्ट में एन माइनस वन लिखा था, तो मैंने आर सब्सक्रिप्ट में एन माइनस वन को लिख दिया। यहाँ पे ए के सब्सक्रिप्ट में एन था, तो यहाँ आर के सुपर स्क्रिप्ट में एन है, ठीक है। और टू के साथ क्या था, ए एन माइनस टू, तो यहाँ टू के साथ आर की पावर एन माइनस टू हो गया। सब स्क्रिप्ट को हमने सुपर स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, इक्वेशन को जीरो जीरो के बराबर लिखते हैं, तभी तो हमारी कोई इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए मैंने उसको जीरो के इक्वल लिखा। जीरो के इक्वल लिखा कैसे, ये दोनों जो वैल्यू थी उसको मैंने उठा के उस तरफ भेज दिया, तो वो दोनों माइनस में चली गई, तो माइनस में जाने के बाद इक्वल टू जीरो बच गया, ठीक है। अब तीनों में है। अब जैसे कि पॉलिनोमियल हमने पावर वाला, पावर और एक्सपोनेंट जो हमारी 7वीं 8वीं क्लास में था, उसमें हमें ये पता है कि आर की पावर एन जो है वो तीनों में से कॉमन आ सकता है। तो आर की पावर अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ वन बचा, यहाँ पे माइनस का वन बाय आर बचा, और यहाँ पे टू की पावर टू अपॉन में आर स्क्वायर बचा। वो कैसे बचा, जैसे कि हमें पता है ना कि जब पावर सेम होती है तो ये होता है, पावर जब जैसे कि माइनस में होती है तो वो डिवाइड में होता है। तो तुम समझ गए हो कि कैसे वो लिखा है मैंने इस फॉर्म में उसको, जब हमारी पावर माइनस में हाँ होती है तो ठीक वो है, वो डिवाइड, 1/a की पावर n में लिख दिया, ठीक है। ठीक है, वैसे किया है मैंने। तो हाँ उसके बाद हमें मिल गया ये आर एन, लिया मैंने जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उन तीनों का आर स्क्वायर आया। तो ओके, आर स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मिस कर दिया, ठीक है, उसको देख लेना। आर स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, बेशक वो आगे जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा, बट मैं यहाँ मिस कर दिया मैंने लिखना, ठीक है। आर स्क्वायर जब इसका एलसीएम आया तो ये वन बार में आएगा तो आर स्क्वायर, फिर ये वन बार में आर स्क्वायर में आर बार में आएगा तो आर आ गया, फिर ये एक बार में आएगा तो दो आ गया, फिर बराबर जीरो है। अब जो ये आर एन है ना, आर एन को भी हमने उस तरफ भेज दिया, तो जीरो अपॉन में आर एन होगा तो जीरो आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ इतनी इक्वेशन को अपने पास रखा और इस वाली वैल्यू को जीरो के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब ये जो आया वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इससे हमें रूट निकालने का फॉर्मूला क्या, रूट निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, बीच वाले को स्प्लिट कर दो, बीच हाँ, वाले को, या वो हाँ, क्वाड्रेटिक लगा लो। हाँ हाँ, बीच वाले को हमने स्प्लिट किया तो हमें दो वैल्यू मिली, एक आर मिली और एक दूसरी आर बराबर में टू मिली। एक आर बराबर में माइनस वन, एक आर बराबर में माइनस टू। तो उस वैल्यू को हमने क्या किया, केस में देखा। अब जब मैंने बताया था केस आते हैं चार, अब इसमें कौन सा केस लग रहा है, क्योंकि हमारा लग रहा है पहला केस, क्योंकि आर वन भी अलग है और आर टू भी अलग है, क्योंकि दो अलग अलग आए हैं। दो ए एन जो होगा वो बी वन आर वन एन आर एन होगा, मतलब दो अलग अलग वैल्यू जो है, दो दो अलग अलग, एक बी वन के साथ आर वन एन होगा और बी टू के साथ आर टू एन होगा, ठीक है। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला। अब इसको हमें उस वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिससे हमारी सीक्वेंस हमें मिलती रहे। तो हमें ये नहीं पता कि बी वन और बी टू को हम क्या रखें कि हमारी जो सीक्वेंस है वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, आर वन की वैल्यू क्या थी, माइनस वन, आर टू की वैल्यू क्या थी, टू, तो हमने आर वन की जगह रखा। इससे हमें क्या मिल गई, एक ए एन की हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल गया कि ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर मैं ये जीरो रखूं तो मेरे को बी वन, और ए वन रखूं तो बी टू वैल्यू की मिलेगी। अब लिखाऊंगा मैं खाना, ठीक है। तो ए एन जो है हमारा ये मिल गया। अब हमें देख, अब एक चीज और है, अगर हमें कोई भी नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें अच्छी तरह से निकालना है, तो हमें जो है क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू देगा ही देगा। ठीक है, हमें यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में ए जीरो हमें पहले से दे रखी थी, मैंने ऊपर लिखा है शायद, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन इनिशियल कंडीशन ए बराबर में जीरो एंड ए बराबर में वन, ए वन बराबर में वन। मतलब इनिशियल कंडीशन हमें पहले से ही गिवन होगी कि तुम्हारी इनिशियल कंडीशन ये है, उससे तुम हमें एक इक्वेशन बना के दो। जैसे कि यहाँ पे बी वन दो कांस्टेंट है, तो हमें पता है
इक्वेशन में दो कांस्टेंट होते हैं, मतलब इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, तो हमें इक्वेशन भी चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। तो जब हमने ए जीरो बराबर में जीरो रखा, ए एन की जगह पे आप जीरो रखे, इसी वाले फॉर्मूला नोट करेंगे, बस एन की जगह पे जीरो रख देंगे और जीरो की वैल्यू हमें पता है। तो हमने एक क्या किया, ए एन की जगह पे जीरो रखा, तो यहाँ वन की पावर जीरो होगी, माइनस वन की पावर जीरो बी वन, प्लस में टू की पावर जीरो बी टू आ गया। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिली ए वन ए जीरो बराबर में बी वन प्लस बी टू। इसको हमने इक्वेशन नंबर टू बोल दिया। जब हमने पुट किया उसी में, तो हमें क्या मिल गया, ए वन बराबर में माइनस का बी वन प्लस में बी टू, टू बी टू। अब हमें ये पता है कि ए जीरो और ए वन इसकी वैल्यू हमें पता थी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा जब इक्वेशन नंबर दो एंड इक्वेशन नंबर तीन। तो हमें इससे क्या मिला कि बी वन प्लस बी टू बराबर में जीरो है, क्योंकि ए जीरो की वैल्यू जीरो थी तो जीरो के बराबर लिख दिया, ए वन की वैल्यू वन थी तो वन के बराबर लिख दिया। तो ये दो हमें इक्वेशन मिल गई। हमें ये पता है कि दो अब इसमें इक्वेशन है, एलिमिनेशन लग जाएगा। हाँ, कोई सी भी लगा सकते हैं हम, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं और तो और सब्सक्रिप्ट करके भी लगाते हैं कि एक तक। मल्टीप्लाई तो टफ पड़ जाएगा, ये तो छोटी सी ऐसे एलिमिनेशन सही रहेगा। होता है तो इसमें क्या करेंगे, कोई सा भी मेथड लगाएंगे, क्योंकि दो, योर मीटिंग विल बी एंड ओके। फिर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करा तो हमें बी वन और बी टू मिल जाएगा। इजी है ना, बी वन और बी टू निकालना तो इजी है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो इजी है, निकाल लेंगे हम। तो बी वन और बी टू हमारा निकल गया। अब बी वन बी टू निकला तो वापस आओ ए वन में, जो हमने ए एन बनाया था ना, इसी में बी वन की जगह वैल्यू रख दो और बी टू की जगह वैल्यू रख दो। तो हमारी जो है एक पर्टिकुलर हमारा जो है जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन था कि बी वन और बी टू क्या कर रहे हैं। अब बी वन बी टू बहुत बड़ा मार्जिन बना रहा है यहाँ पे, क्योंकि बी वन और बी टू से हमें ये पता चला कि अगर वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री से अगर गुना करेंगे तो ही हमें वो सीक्वेंस मिलेगी। अगर हम बी वन बी टू नहीं लेते तो हमारे पास होता क्या, माइनस वन एन प्लस में टू एन, इससे हमें वो सीक्वेंस नहीं मिलता जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। इसीलिए हमने शुरू से लेट करके चला कि मान लिया कि बी वन जो है वो एन के साथ कुछ होगा, मान लिया बी टू जो है वो एन के साथ कुछ होगा, तो हमने शुरू में माना, फिर उसके बाद हमने दिखाया कि बी वन और बी टू को क्या एक्चुअल में होना चाहिए था। तो वो होना चाहिए था बी वन को माइनस वन बाय थ्री और बी टू को वन बाय थ्री। जब ये वैल्यू होगी सीक्वेंस आएगी, अगर नहीं आएगी मतलब अगर नहीं होता तो हमारी सीक्वेंस भी गलत आती है। इसलिए हमें शुरू में मान के चलते हैं। जैसे हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो लेट मतलब अपरिमेय संख्या निकालते हैं, लेट करते हैं ना शुरू में कि मान लिया ये परिमेय संख्या है, वैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि बी वन और बी टू कोई कॉफिशियंट है जो कि इन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि सेम वही स्टेप करेंगे जो केस वन में किया था, बस वहां तक जहां तक आर की वैल्यू निकालनी है। आर वहां पे क्या क्या आया था, यहाँ पे आर जो हमने निकाला था वो आया था माइनस वन और माइनस टू। यहाँ तक का जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम होगा, सेम होगा, चाहे हम कहाँ तक भी पहुंच जाए बिल्कुल सेम रहेगा सब में, ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, आर वन तक निकालने का, और वो मतलब रूट से निकालने का। तो मैंने यहाँ पे रूट से निकाला तो आए, इस वाली इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो इसके रूट जो आए वो आर टू और आर टू आए। तो जब दो सेम होते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जब दो सेम होते हैं ना तो बी वन प्लस में एन बी टू की फॉर्म में आता है, क्योंकि आर एन में आ जाएगा, सिर्फ एक रहेगा आर एन। यहाँ पे आर वन आर टू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक ही है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, आर वन आर टू। अगर कोई और डिफरेंट होता तो मैं आर टू का यूज करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है, आर बराबर टू और आर बराबर टू, मतलब इक्वेशन में दोनों रूट जो है वो सेम आए हैं। जब दोनों सेम आते हैं तो ए एन जो है जनरल फॉर्मूला बनाता है बी वन प्लस में एन बी टू और आर की पावर एन। अब हमें ये पता है कि ए जीरो पे वन दे रही है, ए वन पे वन दे रही है, तो हमें ना बस इतना ध्यान देना है केस क्या कह रहे हैं। जैसे ही रूट सेम आए तो ए एन की वैल्यू ऐसी हो जाएगी, ए एन बराबर में बी वन प्लस हो जाएगी और उसकी आर की पावर एन हो जाएगी। बस इतना डिफरेंस आएगा हर एक क्वेश्चन में, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। अब क्या करना है, ए जीरो बराबर में वन है, ए बराबर में वन है, तो हमारी बी वन, ऐसी बी वन और बी टू की दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करा तो हमें फिर एक इक्वेशन मिल गई जो कि हमारी जनरल होगी। ठीक है, समझ आया, ये वाला बिल्कुल सेम है, बस हमारी केस वाली कंडीशन से चेंज, बस वो जो जनरल इक्वेशन है वो चेंज हो गई। हाँ ठीक है, जनरल इक्वेशन चेंज होगी, बाकी बिल्कुल सेम चलेगा, एकदम सेम। ठीक है, फिर हमारा आता है एक ये वैल्यू है, ये भी इसमें देखो क्या है कि R1 जो है
वो 2 है, R2 जो है वो 3 है और R3 भी 3 है, मतलब एक अलग है और दो सेम है। तो इसकी जो जनरल फॉर्मूला है वो ये बनेगा, बाकी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अब इसमें एक चीज और गौर करने वाली ये है कि मैंने यहाँ नोट पे लिख दिया है, व्हेन द इनिशियल कंडीशन इज नॉट गिवन देन इट्स इज योर फाइनल आंसर। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ पे हमें A0 और A1 की वैल्यू नहीं दी है, जो कि मैंने बोला था कि इनिशियल कंडीशन हमें, ठीक है, गॉट इट। एक बार रिपीट करना, आवाज कट गई थी। कह रहा था कि अगर जैसे कि हमारा क्वेश्चन है हमारा an-8 an-1 प्लस में 21 an-2 माइनस का 18 n an-3 बराबर में 0, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा रूट निकालने तक, ठीक है। तो क्या हमें रूट निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या बनाया, जनरल फॉर्मूला बनाया। जनरल फॉर्मूला बनाने के बाद हम करते क्या है, हम देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या है, लेकिन हमें इसमें इनिशियल कंडीशन दी ही नहीं है। जब हमें इनिशियल कंडीशन नहीं देते तो इतने पे ही वैल्यू को अपनी फाइनल कर देते हैं और यही हमारा आंसर फाइनल हो जाता है, ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हर चीज में नहीं होगा, इनिशियल कंडीशन मैंने नहीं लिया है कि जब नहीं होगा तो क्या होगा। अब मैं देख, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, केस 1 मैंने यहाँ लिख रखा है। तो ये क्वेश्चन खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ जो कि केस नंबर 4 पे डिपेंड करता है। केस नंबर ए एन मैंने लिया, एक इनिशियल कंडीशन मैंने दिखा दी इसको, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। अब इसमें क्या है, केस नंबर 4 डिपेंड करेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 -2 और -1। ओके, अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, R1 R2 और R3, ये तीनों जो है वो -1 की इक्वल है, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है केस नंबर 4। जब ये तीनों ही एक वैल्यू की इक्वल आ रही है तो हम क्या करते हैं, B1 प्लस में NB2 प्लस में n² B3। अगर एक और -1 होता, R4 बराबर में -1 होता, क्यों B4 लिखते, ठीक है। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सिर्फ तुम्हें चेंज किसमें करना है, जनरल फॉर्मूला में। केस के हिसाब से तुम्हें जनरल फॉर्मूले में चेंज करना है, बाकी बिल्कुल सेम चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। ठीक है। ठीक है, और उसको एक भाई कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं कि तुम भी कर लो एक आधे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर continuous है हमारा। ओके ब्रो, ओके।